हेलो बच्चों आज हम करेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसीज एंड नॉर्मलाइजेशन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। बहुत बच्चों को समझने में मुश्किल होती है, तो आज गाइस थोड़ा इजी करके समझेंगे इसको कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा जब हम फोर्थ नॉर्मल फॉर्म करेंगे तब पूरा का पूरा यूज होने वाला। पेपर में बहुत आता है मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी इन द फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। तो गाइस देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ध्यान से समझना। लेट आर ए बी सी, ये कहता है कि एक रिलेशन है आपके पास आर जिसके अंदर तीन एट्रीब्यूट है ए बी सी, ठीक है। तो देयर इज अ मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी ऑफ एट्रीब्यूट बी ऑन एट्रीब्यूट ए। तो ये कहता है कि भाई यहां पे मान लो कि एक मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी है एट्रीब्यूट बी की किस पर, ए पर, ठीक है। मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी ऑफ एट्रीब्यूट बी ऑन एट्रीब्यूट ए, बट किस कंडीशन पे उसको समझना ध्यान से। If and only if the set of b values यानी b की कुछ वैल्यूज का सेट ले लिया एसोसिएटेड विद अ गिवन a वैल्यू, जो कि क्या है, एसोसिएटेड है, लिंक्ड है किसकी, a जो मेरे पास एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू से, ठीक है। सेम सिंपल आ, देखो विद आ लिखा है, विद आ, एक सेट ए की एक वैल्यू से मेरे पास क्या मल्टीपल वैल्यूड है किसकी, सेट बी की, यानी बी की कुछ वैल्यूज सेट ए की अकेली एक वैल्यू से मैच कर रही है। जिसका मतलब क्या है कि मैं कहता हूं कि मेरे पास अगर ये ए है ये बी है तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास बी के अंदर मान लो जो वैल्यूज डाल रहा हूं मैं, एक्स भी मैच कर रहा है, ऐसे वाई भी जा रहा है, मल्टी वैल्यूड है मतलब ये, ठीक है। इस तरीके से तो ए की विद आ, देखो मैं पॉइंट तभी ज्यादा आगे नहीं बढ़ा, विद आ given a value we have associated with the set of b values, b में तो अलग अलग वैल्यूज है बट यहां पे क्या मेरे पास एक गिवन वैल्यू के ऊपर है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, डेफिनेशन यही समझने में दिक्कत आती है। अब आगे चलते हैं, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सी वैल्यूज, बट जो हम b के अंदर वैल्यूज ली है ये जो अगर तीसरा जो एट्रीब्यूट है हमारे पास उससे क्या है, लिंक्ड नहीं है, उससे इंडिपेंडेंट है भाई, उसमें आपको अलग अलग ही मिलेगी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सेम ही वैल्यू मिल जाएगी। तो सी से क्या है, इंडिपेंडेंट है, बट अटैच किससे है, ए से है, ठीक है, ये याद रखना। अब हम यहां पे आगे चलते हैं, इस पॉइंट को जब एग्जांपल लूंगा अच्छे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब यहां पे कहते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कि अगर हम कहते हैं कि देयर इज अ मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी ऑफ एट्रीब्यूट बी ऑन एट्रीब्यूट ए, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए के बाद हम डबल एरो लगाएंगे, यानी कि ए की एक वैल्यू पे मेरे को बी की मल्टीपल वैल्यूज मिल रही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जिसे हम पढ़ते कैसे, ए मल्टी डिटरमिन्स बी वैल्यू, यानी पहले हम क्या कहते हैं जब सिंगल होता है कि ए डिटरमिन्स बी, बट अब मल्टी डिटरमिन्स हो जाएगा, ठीक है। इफ आर हैज एटलीस्ट 3 एट्रीब्यूट्स, अब कहता है कि मान लो कि अगर आर के अंदर 3 एट्रीब्यूट्स है, देखो दूसरी डेफिनेशन है एक तरीके से, एट्रीब्यूट है देन आर के अंदर एबीसी मान लेते हैं, एंड इफ ये हमारे पास मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है देन हम क्या कहेंगे कि अगर ए से बी वाली है तो ए से सी भी मिलेगी फिर, ठीक है। बी से सी नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि वो क्या है हमारे पास गाइस, इंडिपेंडेंट है। देखो बी से सी मिल सकती है गाइस, समझना मेरी बात को। यहां पे वो कहना क्या चाहता है कि मेरे पास ए है, बी है, सी है, इसको ध्यान से समझो भाई। ए की एक वैल्यू यहां पे मल्टी डिटरमिन करती है, ठीक है। वो ये कहता है कि मेरे पास मान लो कोई वैल्यू है बट ए से मैं मल्टी वैल्यू डिटरमिन कर रहा हूं बट बी से नहीं कर रहा, ये याद रखना, ठीक है। ये कह रहा है वो, बट हाँ ये कहता है, इस पॉइंट को बच्चे गलत समझ जाते हैं, ये कहता है कि अगर ये एग्जिस्ट करता है मान लो तो फिर मैं ये जरूर कहूंगा कि भाई ये भी होगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं हो सकता। मैं बी से सी को निकाल सकता हूं, मैं बी से सी को निकाल सकता हूं, बट मैं सी से बी को नहीं निकाल रहा। जो इंडिपेंडेंट की बात कर रहा है वो यही कर रहा है कि भैया बी से तो इंडिपेंडेंट है, कि आप ये नहीं कि सी से बी को निकालोगे, ए से तो मल्टी कर रहे हो आप, मल्टी वैल्यू निकाल रहे हो, बट ये नहीं कि आप सी से भी निकाल लोगे, नहीं, बी सी को निकाल सकता है, बट यहां पे क्या होगा कि सी बी को नहीं निकालेगा, ठीक है। इस डेफिनेशन का, इस पॉइंट तक का अब तक का ये मतलब है, क्लियर हो गया। ए से बी हो सकता है, बी से सी हो सकता है, और ए से बी या तो मान के चल रहे अगर 3 एट्रीब्यूट है तो ए से सी भी होगा, बट ये क्या है, जरूरी नहीं है, बट हो सकता है, बट ये नहीं होगा, ये याद रखना, ठीक है। अब आगे चले,
क्योंकि ये पॉइंट, ये डेफिनेशन ही सारी चीज और कुछ नहीं, एग्जांपल तो यूं ही समझ जाओगे आप, बट डेफिनेशन को समझना जरूरी था। अब आगे चलते हैं, अब आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी अगर जिसको ये पॉइंट क्लियर हो गया। जिसको नहीं भी होगा तो हमारे पास एग्जाम्पल है, अब समझना। इतनी चीज होगी। अब कहता है इसको मोर जनरली मैं समझाने की कोशिश करता हूं। बुक कहते हैं मोर जनरली इसको समझते कैसे, कि मान लो कि इफ ए से ए मल्टी डिटरमिन करता है बी को, ठीक है, ए की एक वैल्यू पे मान लो 2 या 3 या 4 वैल्यू कुछ भी एग्जिस्ट कर सकती है। अब वहां पे वो क्या कहता है, इन एनी टेबल फॉर रिलेशन आर, एक टेबल है मेरे पास, रिलेशन आर है जिसके अंदर ये चीज एग्जिस्ट करती है। इफ एनी टू टप्पल्स T1 एंड T2, मतलब उस रिलेशन के अंदर दो टप्पल T1 एंड T2 मान लेते हैव द सेम ए वैल्यू, जिसमें ए एट्रीब्यूट की सेम वैल्यू है, T1 एंड T2 में सेम वैल्यू है, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट टू अदर टप्पल्स T3 एंड T4 ओबेइंग दिस रूल। तो कहता है कि टेबल के अंदर अगर हम आगे बढ़े तो मान लो कोई T3 कोई T4 है, तो वो इस रूल को फॉलो जरूर करेगा। वो रूल क्या है कि T3 और T4 हैव द सेम ए वैल्यूज एज T1 एंड T2, मतलब कि भैया T1 और T2 पे जो एक ही वैल्यू थी T3 और T4 पे भी मिलेगी। मतलब कि अगर किसी जगह T1 और T2 पे एक ही वैल्यू कुछ है तो आगे आप बढ़ोगे तो आपको वही सेम T1 और T2 की वैल्यू आगे जाके T3 और T4 में भी मिलेगी कहीं पे, ठीक है। मतलब ये नहीं कि वो एक ही जगह रुक गई है सिर्फ 2 टप्पल में, नहीं भाई, मल्टी वैल्यूड करना तो 2 पे नहीं रुकेगी, आगे और टप्पल्स में भी मिलेगी, कहना ये चाहता है। देन देखते T3 हैज द सेम B वैल्यू एज T1। अब T1 जब A पे लिया था तो उसके सामने B पे जो वैल्यू थी वो कहता है तो T3 पे भी B वाली ही वैल्यू मिलेगी जो T1 पे थी, ठीक है। ऐसी T4 पे भी सेम B की ही वैल्यू मिलेगी जहां T2 पे थी, ठीक है। अब आगे एग्जांपल जब लेंगे तब समझ में आएगा आपको। द डिपेंडेंसी A मल्टी डिटरमिन्स B इज कॉल्ड मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी इफ B इज सबसेट ऑफ A और A यूनियन B इक्वल टू R। ये कहता है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होगी अगर B सबसेट है A का, मतलब A के अंदर जितने भी B के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट है वो A के अंदर तो है ही और ये डिटरमिन भी कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है। साथ ही साथ हम ये भी निकाल के देखेंगे कि ये भी सेटिस्फाई होगा, ठीक है। अब समझना इन पॉइंट्स को ना हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। ये मेरे पास एक टेबल है, मान लो जिसके अंदर क्या प्रोग्रामर के नाम दिए हैं, वो किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और साथ ही साथ उस प्रोजेक्ट का कौन सा मॉड्यूल पे काम कर रहा है, मतलब कौन सा खत्म नहीं किया, किस पे करंटली काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे अब हम इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई कराएंगे। तो यहां पे मैं कहता हूं कि देखो T1 और T2 ले रहा हूं मैं प्रोग्रामर में, इसको आप A मान लो, इसको आप B मान लो, इसको C मान लो, ठीक है। अब देखना T1 एंड T2 जिसपे मेरे पास A की क्या वैल्यू है, दीपक, ओके। पहली चीज मिली है, मतलब दो टप्पल ऐसे मिलेंगे जहां पे सेम वैल्यू मिली T1 एंड T2। अब ये कहता है कि मेरे पास टेबल के अंदर T एंड 3 4 को एक रूल ओबे करना पड़ेगा कि T3 एंड T4 हैज द सेम ए वैल्यू एज T1 एंड T2। तो इस वाले पे और इस वाले पे मैंने देखा कि यहाँ पे भी दीपक है, यहाँ पे भी दीपक है। मैंने क्या कहा, इसको T3 मान लिया, इसको T4 मान लिया। तो मेरी जो पहली कंडीशन थी कि भाई जो सेम होनी चाहिए की वैल्यू T1 इक्वल टू T2 हमने लिया है, जो कि किसके इक्वल होना चाहिए, T3 एंड T4 के भी इक्वल होना चाहिए, जहां पे वैल्यू क्या मेरे पास दीपक है। पहला पॉइंट क्लियर कर दिया इसने, चले आगे। अब देखो, अब दूसरा पॉइंट क्या है, T3 हैज द सेम B वैल्यू एज T1। T3 हैज द सेम वैल्यू ऑफ T1। T1 पे B की क्या वैल्यू बच्चों, P1। T3 पे B की वैल्यू क्या, P1। T1 इक्वल टू T3 इक्वल टू P1, यही मिला ना, सेटिस्फाई कर रहा है। आगे देखते T4 हैज द सेम B वैल्यू एज T2। T4 हैज द सेम वैल्यू ऑफ T2 फॉर द B वैल्यू। P2 है, यहाँ पे P2 है, T2 और T4 इक्वल हो गए B की वैल्यू पे। यहाँ पे आप क्या लिखो, फॉर B वैल्यू, B की वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करा रहा हूं और यहाँ पे मैं A की वैल्यू लिखा हुआ है प्रोजेक्ट और प्रोग्रामर के लिए, बट आप A और B समझ के चलो। ये सारे पॉइंट क्लियर कर दिए। और अगर मैं क्या कहूं कि सेट ऑफ B इज सबसेट ऑफ A, बट यहां पे तो कोई केस नहीं सबसेट ऑफ A, क्योंकि यहां तो है कि उसके अंदर अलग होते तो हम सोचते। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, मेरी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो जिसके लिए मैं क्या करूंगा, मल्टी वैल्यूड है, तो मल्टी वैल्यूड है ये, ठीक है। और क्योंकि देखो आप इनका यूनियन लोगे, मान लो A और B का, अभी मैं C की बात नहीं कर रहा, अगर मैं C की बात करता तो चीज ही कुछ होती, C को भूल जाओ, अगर मैं 2 लेता तो मेरे पास रिलेशन मिलता ना, तो क्या हो गया, यहाँ पे चीज सेटिस्फाई हो रही है। अब बात आती है यहाँ पे कि ये है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। आगे जाके जब हम फोर्थ नॉर्मल फॉर्म करेंगे तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, समझना, मैं ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर करना चाहता हूं। यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, मैं T1 को लिख रहा हूं, ठीक है, A और B के लिए। T1 को मैंने लिखा
ए और बी के लिए लिखता हूं, इसको समझो। यहां पे आया P1, फिर मैंने T2 के लिए लिखा, यहां पे आया दीपक और इसका प्रोजेक्ट क्या है P2। ओके गाइस, अब T3 के लिए लिखेंगे। T3 में ये वाली कॉपी हो जाएगी बिल्कुल, क्योंकि हम कह रहे हैं ये चीज होनी चाहिए, दीपक P1। T4 पे मैंने लिखा दीपक एंड P2, ये चीज हुई। अगर आप देखोगे, देखो ये वाली चीज और ये वाली चीज रिपीट हो रही है, देन ये वाली चीज और ये वाली रिपीट हो रही है बेकार में। ऐसे पता नहीं कितनी चीज आ जाएगी, अब कितना तक रिपीट करोगे। तो इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे समवेयर हमारी किसके अंदर, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में। हमें इसको रिड्यूस करना है। हमने फर्स्ट जब नॉर्मल फॉर्म की थी, हमने मल्टी वैल्यूड के अंदर क्या किया, अलग से कॉलम तो बना लिया था, बट हमने रिडंडेंसी को अभी रिमूव नहीं किया था। हम उसको अभी क्या कर रहे थे, नॉर्मलाइज करते हुए चल रहे थे फंक्शनल डिपेंडेंसीज के बेस पे। अब हम इसकी वैल्यूज को थोड़ा सा टप्पल्स को भी रिमूव करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया वीडियोस गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, जहां पे हम मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट करेंगे। तो प्लीज, हो सकता है यही हम टेबल यूज करें, तो प्लीज इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।